हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग देखने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्लास नंबर 5 एंड ओवरऑल ये लेक्चर नंबर 32 है। सो लास्ट 3-4 क्लासेस में हमने बहुत सारे बेसिक कंसेप्ट्स देख लिए हैं। आज का सेशन भी एक क्वेश्चन सॉल्विंग सेशन रहने वाला है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, सो करो, देखो आप लोग इसको सॉल्व करो। क्या दिया हुआ है? बोथ ए एंड बी स्पेंड ₹12,000 from their salaries and the ratio of the remaining salary with them is 4:9. Find the ratio of their income. ठीक है, चलो सॉल्व करो। सिंपल है एकदम, थोड़ा सा सोचो आप लोग। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले, ठीक है, मैं बोल रहा हूं आप सभी लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले थोड़ा सा उसमें अपना दिमाग लगाओ कि इसमें क्या चीज दिया हुआ है और हमको क्या चीज निकालना है और कैसे निकाल सकते हैं। क्योंकि ऑलरेडी देखो 4 क्लासेस हो चुकी है, और अगर 4 क्लासेस हो चुकी है तो बेसिक्स तो आपने थोड़ा बहुत ग्रास्प कर ही लिया होगा। तो यहाँ पे आप अगर देखते हो, ऐसा अगर मैं लिखता हूं ए और बी, ठीक है, तो ए और बी का जो सैलरी है, अगर मैं यहाँ पे सैलरी लिखूं यानी इनकम, इनकम के बारे में कुछ भी गिवन नहीं है। ठीक है, ए और बी के इनकम के बारे में कुछ भी गिवन नहीं है। ओके, नेक्स्ट अगर मैं एक्सपेंडिचर की बात करूं तो एक्सपेंडिचर क्या है? स्पेंड 12,000, ये दोनों ही 12,000 रुपए खर्च करते हैं, राइट? ओके, और जो सेविंग्स है, जो सेविंग्स है वो क्या है? 4:9 में है। यानी आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो कि ये 4x है और ये 9x है, राइट? समझ में आ रहा है? अच्छा, अब इससे क्या निकलेगा आप खुद ही सोचो, इससे क्या ही निकल सकता है। क्योंकि अगर मैं इसमें ऐसा लिखूंगा कि जैसे ए का जो इनकम है उसको ए मान लेते हैं और बी के इनकम को अल्फाबेट बी मान ले या लेटर बी मान लेते हैं, तो a minus 12,000 is equal to 4x एंड b minus 12,000 is equal to 9x। और अगर मैं रेशियो भी बनाऊं तो ये कुछ ऐसा बनेगा, a minus 12,000 यानी a के इनकम को मैंने a ही माना है, ये समझ में आया ना? a के इनकम को मैंने a ही माना है, तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग्स। और इसका अगर मैं रेशियो निकालूं b minus 12,000, तो क्या आएगा? ये 4x by 9x यानी 4/9 आएगा। तो ये कैसे सॉल्व होगा? यहां पे ये दोनों वेरिएबल है तो ये सॉल्व नहीं हो सकता ना। तो सिंपल सा बात है, देखो इस क्वेश्चन को देखते ही हमको पहले ही बता देना था कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कैन नॉट बी डिटरमाइंड रहने वाला है। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये तो बहुत ही सिंपल था। ओके, चलो करो आप लोग इसको, देखो थोड़ा सा कोशिश करो, सॉल्व होगा। सिंपल सी कंसेप्ट लग रही है इसमें। कर लिया? हो जाना चाहिए अभी तक। अच्छा, देखो यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे ये बोला है द डिफरेंस बिटवीन द सैलरी ऑफ ए एंड बी वाज ₹5,000। यानी ए और बी के बीच में जितना भी डिफरेंस था, ठीक है, उनके सैलरी में जो भी डिफरेंस है वो 5,000 रुपए था। ठीक है, पहले पहले का वैल्यू है। आफ्टर ईच वन ऑफ देम got an increment of 20%, the ratio of their salary became 5:7.
6। यानी अब जब उन दोनों को, ठीक है, अब जब उन दोनों के सैलरी में ही 20% का बढ़ोतरी हुआ है, 20% का इंक्रीमेंट मिला है, देन क्या हो गया, सैलरी बिकेम 5:6, राइट। अच्छा, तो एक चीज आप ये नोटिस करो, मैं इसको साइड में लिखता हूं थोड़ा, कि अगर आपको ए का न्यू वैल्यू निकालना है तो आप क्या करोगे, तो ए का न्यू वैल्यू क्या होगा, ए का न्यू वैल्यू होगा 120% ऑफ ए का ओल्ड वैल्यू, ये लिखोगे आप, क्योंकि आपको अगर पता है कि ए का सैलरी 20% इंक्रीज हो रखा है, यानी ए का ओल्ड वैल्यू से 20% इंक्रीज हुआ है, और 20% इंक्रीज को या तो आप ऐसे लिख सकते हो, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 6/5 ऑफ ए का ओल्ड वैल्यू, ठीक है, ओके। तो अगर मैं यहां से ये रेशियो निकालने की कोशिश करूं कि ए का न्यू वैल्यू डिवाइडेड बाय बी का न्यू वैल्यू, तो ए का न्यू वैल्यू है कोई भी एक, या तो ये वाला ले लो परसेंटेज में, या फिर ये वाला ले लो आप फ्रैक्शन में, ठीक है, तो मैं फ्रैक्शन वाला ही ले रहा हूं। ए का न्यू वैल्यू है 6/टाइम्स ऑफ ए का ओल्ड वैल्यू। सिमिलरली बी का न्यू वैल्यू है 6/5 टाइम्स ऑफ बी का ओल्ड वैल्यू, ठीक है, बी का ओल्ड वैल्यू तो ये बोल्ड हो गया, ओके। तो अब ये दोनों तो आपको दिख ही रहा है कि ये कट रहा है, यानी ए का ओल्ड सैलरी और बी का ओल्ड सैलरी का जो रेशियो है वही ए का न्यू सैलरी और बी के न्यू सैलरी का रेशियो है, या फिर बी, ए का न्यू सैलरी और बी के न्यू सैलरी का जो रेशियो है वही ए और बी के ओल्ड सैलरी का भी रेशियो है। अब कौन सा गिवन है देख लेते हैं। यहां पे न्यू सैलरी का रेशियो गिवन है, कैसे, यहां पे बोला है कि दोनों के बीच में 5,000 का गैप था, ठीक है, एंड जैसे ही दोनों का सैलरी इंक्रीज किया गया, जैसे ही दोनों का सैलरी इंक्रीज किया गया, ये रेशियो कितना निकल के आ गया, 5/6 निकल के आ गया। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं 5/6। ये किसके किसके बीच का रेशियो निकला, ये निकला ए ओल्ड और बी ओल्ड, ठीक है। अभी यहां पे कुछ लोगों को ऐसा डाउट हो रहा होगा, ये ए ओल्ड और बी ओल्ड का रेशियो कैसे निकल गया, ये तो ए न्यू और बी न्यू का रेशियो था। भाई सही बात है ना, तो हमने तो ये प्रूफ कर दिया ना कि जो नया रेशियो है वो ओल्ड रेशियो के बराबर है, या जो ओल्ड रेशियो है वो नया रेशियो के बराबर है। अब क्वेश्चन में मुझे, मेरे पास कौन सा है और कौन सा मिसिंग है, क्वेश्चन में मेरे पास न्यू रेशियो है, ओल्ड मिसिंग है, और जबकि मुझे पता है कि न्यू और ओल्ड सेम ही है, तो न्यू अगर 5/6 है तो ओल्ड भी तो 5/6 होगा। अब आप खुद देख लो इन दोनों में डिफरेंस कितना है, इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 1 यूनिट का डिफरेंस है। चलो यहां पे नहीं लिखते, साइड में लिख के मैं एक ही बार में बताता हूं आप लोगों को, कलर भी चेंज कर लेता हूं कि ए का ओल्ड इज टू बी का ओल्ड, ये कितना आ गया, 5:6 आ गया। तो अब आप यहां पे देखो इन दोनों में एक का डिफरेंस है, बट एक्चुअली में तो ये डिफरेंस कितना है, 5,000 का है। तो एक का वैल्यू अगर 5,000 है, क्या बोला है, व्हाट वाज द इनिशियल सैलरी ऑफ ए, तो ए का इनिशियल सैलरी कितना होगा, 5 × 5 25, ठीक है, तो आ गया ये, तो ए का इनिशियल सैलरी होगा 25,000, ठीक है, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, हो गया ना ये, क्लियर है, ठीक है, किसी को एज सच डाउट तो नहीं है ना, ठीक है। ऐसे तो सिंपल ही था, बट एक झलक में आप क्वेश्चन को पढ़ते हो तो थोड़ा सा मतलब पॉज मारने का चांसेस है कि हाँ एक पल के लिए आप थोड़ा सा पॉज करोगे इसमें, ठीक है। चलो ये वाला ट्राई करो, अच्छा क्वेश्चन है वैसे, ठीक है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करो। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्योंकि
इस क्वेश्चन में देखो जो उन्होंने रेशियो दिया हुआ है, रेशियो क्या, यहाँ पे तो 1:1:1 का रेशियो है क्योंकि सेम अमाउंट बोला है, बट वो सेम अमाउंट कब होगा उस कंडीशन पे फोकस करो। देखो हाँ, यहां पे क्या बोला है कि 870 रुपए है, राइट। अब 870 रुपए को अगर हमको 870 रुपए को अगर हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है 3 लोगों के बीच, अब क्या रेशियो आ रहा है इसका कोई गारंटी नहीं है, मतलब ये तो नहीं पता हमको। यहां पे बोला है अगर ए को 90 ज्यादा मिलता, बी को 120 ज्यादा मिलता, तब ये देखा जाता कि सबका रेशियो सेम है क्योंकि सबका अमाउंट भी सेम आ रहा है। तो आप इसको ऐसा बोल सकते हो, ठीक है, 870 हो गया ये। अब यही से हमको मिलने वाला है ए का वैल्यू, बी का वैल्यू और सी का वैल्यू, ठीक है। अब बोला है कि ए के पास जितना है, बी के पास जितना है और सी के पास जितना है, इनके पास कुछ कुछ वैल्यू है। अब ए के पास अगर 90 ज्यादा होता, ठीक है, बी के पास अगर 90 120 ज्यादा होता और सी के पास कुछ भी चेंज नहीं करने का जरूरत नहीं है, तो सबके पास सेम होता। तो क्या हम लोग इसको ऐसा सोच सकते हैं कि ए के पास भी बाद में जाके एक्स होता, सी के बी के पास भी बाद में जाके एक्स होता और सी के पास भी बाद में जाके, बाद में क्या, सी में तो कुछ चेंजेस ही नहीं आ रहे, यानी ये सब कुछ चेंजेस करने के बाद ए को 90 ज्यादा दे दिया, बी को 120 ज्यादा दे दिया, सी का चेंज ही नहीं किया हमने, ठीक है। ये सब कुछ करने के बाद हर एक के पास कितना कितना करके है, एक्स एक्स करके है, ठीक है। ये ज्यादा टेढ़ा हो गया क्या, ये कलर चेंज क्यों नहीं हो रहा है भाई, ठीक है। अच्छा, तो सी का तो चेंज ही नहीं हुआ था, यानी सी के पास पहले से एक्स था, राइट। अच्छा, अब जैसे मैंने बोला, जैसे हमने बोला क्वेश्चन में भी है कि बी को 120 ज्यादा दिया गया है तब जाके ये हुआ, यानी बी के पास ये रहा होगा पहले। अब देखो एक बार, बी को 120 देने के बाद एक्स हुआ है तो बी के पास पहले x माइनस 120 रहा होगा, और a को 90 देने के बाद x हुआ है, यानी a के पास पहले x माइनस 90 रहा होगा, इजंट इट। तो ये हमको मिल गया इन तीनों का इनिशियल वैल्यू। ये समझना बहुत जरूरी है, ठीक है, ये वाला पार्ट समझना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, बट बात वही है कि अगर आप एक ही बार में क्वेश्चन को पूरा समझ जाओ, ठीक है, और आपने पहले भी ऐसे क्वेश्चंस किए हुए हो, तो एग्जाम में तब आप डायरेक्टली लिख सकते हो, उसमें कुछ खास दिक्कत नहीं आने वाला है। ओके ओके, तो देखो ए के पास इतना, बी के पास इतना, सी के पास इतना, ये इनिशियल वैल्यू है। अब ये सब ऐड करके तो ये वाला आना चाहिए, ठीक है, ये सब ऐड करके ये वाला आना चाहिए, तो ऐड कर लो। यहाँ पे 3x आ रहा है, 3x माइनस 210, 3x माइनस 210 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 870 आ जाएगा। तो 3x इक्वल टू हो जाएगा 1080 और x इक्वल टू हो जाएगा 360। तो x इक्वल टू 360 हो गया। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द अमाउंट गिवन टू ए एंड बी, ए और बी का रेशियो निकाल लो भाई। ए और बी का रेशियो, ए को कितना मिला, 360 माइनस 90 270, बी को कितना मिला, 360 माइनस 120 240, ठीक है। 3 से काटो तो कितना आएगा, 3 से काटो तो 9:8 आएगा, ठीक है। ऑप्शन ए होगा इसका आंसर, ठीक है। समझ में आ गया सबको। अभी बस हम लोग तीसरे क्वेश्चन पे पहुंचे हैं, तो हैव सम पेशेंस, ठीक है। करीबन 15-16 क्वेश्चंस है,
तो पूरा खत्म करेंगे आज की क्लास में हम लोग। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये वाला कोशिश करो, ये भी एक सिमिलर सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन है, इजी है ऑल्दो। ठीक है, चलो देखो। बना लिया, इक्वेशन बना लिया इसका? ओके, चलो देखते हैं क्या है। अ सम ऑफ रुपीज एक्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग ए, बी एंड सी इन द रेशियो 5:9:14। रुपीज एक्स है, ठीक है, ये दिया गया है A:B:C को इन द रेशियो 5:9:14 में। ठीक है, चलो इतना हो गया। इफ दे रीडिस्ट्रीब्यूट द अमाउंट among themselves such that the amount with B increases by this much, यानी ये लोग क्या करते हैं, आपस में अभी पैसा रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं सो दैट ये टोटल डिस्टर्ब ना हो। ये लोग आपस में ही, मतलब B अपने से 30 लेके C को दे देता है, C खुद से 80 लेके A को दे देता है, ऐसा करके कुछ ना कुछ हो रहा है। ठीक है, तो इफ दे रीडिस्ट्रीब्यूट द अमाउंट अमंग देमसेल्व्स सच दैट द अमाउंट विद B इंक्रीजेस बाय 30, तो B के साथ जो अमाउंट है वो कितना इंक्रीज हो चुका है, 30 बढ़ चुका है। ठीक है, एंड दैट विथ C डिक्रीजेस बाय 80, C का अमाउंट 80 डिक्रीज हो चुका है। द रेशियो ऑफ A एंड B विल बी 2:3। तो ये करने के बाद ये देखा गया है कि A और B का जो रेशियो है वो 2:3। अब यहां पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में, ये रियलाइज करना कि अगर ऐसा बोला जा रहा है कि ये तीनों आपस में ही आदान प्रदान कर रहे हैं, पैसे का लेन देन कर रहे हैं, टोटल चेंज नहीं हो रहा है। हाँ, रेशियो भले, मतलब रेशियो भले ही चेंज होगा क्योंकि इंडिविजुअल अमाउंट तो चेंज हो गया ना, बट ओवरऑल चेंज नहीं हो रहा है। तो अब ये कैसे हो सकता है कि बी के पास 30 ज्यादा हो गया और सी के पास से 80 कम हो गया? इसके पास भी फिर 30 कम होना चाहिए था। अगर इसके पास 30 ज्यादा हुआ, इसके पास 30 कम होना चाहिए था। इसका मतलब यह है, इसका मतलब यह है कि इधर और 50 ज्यादा हुआ है। इसका मतलब हमने किया क्या, हमने सी से 80 रुपए उठाया और 80 में से सी से हमने 80 रुपीज उठाया, उठा के बी को दिया 30 और ए को दिया 50। तो अब तो सिंपल है। अब आप देखो, इसमें अगर आप कोई भी एक वेरिएबल ले लोगे, जैसे ए को मान लिया 5y, बी को मान लिया 9y, तो एक इक्वेशन जैसा बन जाएगा। या आप लोग क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से भी कर सकते हो। ठीक है, अगर किसी को ध्यान में है क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, तो 5y प्लस 50 बाई 9y प्लस 30 इज इक्वल टू 2:3। बहुत सिंपल है। 5y प्लस 50 डिवाइडेड बाई 9y प्लस 30 इज इक्वल टू 2/3। इसको डायरेक्ट करो। ठीक है, डायरेक्ट करो, बार बार करके एक एक स्टेप मत लिखो, सिखाया था मैंने, बहुत बार किया है। ठीक है, 3 इंटू 5 15y, यहां पे 18y, तो हो जाएगा 3y इक्वल टू, ये 150 और ये 60 हो जाएगा 90। तो 3 से काटेंगे, ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो y का वैल्यू तो भाई 3 निकला। ठीक है, y का वैल्यू 3 निकला। तो y का वैल्यू 3 निकला है, तो अभी क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। फाइंड द वैल्यू ऑफ x यानी इन सब का टोटल, इन सब का टोटल है 3 नहीं होगा, 30 निकलेगा, सॉरी 30 निकलेगा। y का टोटल, यहां का मतलब यहां का टोटल है
28y, क्योंकि मैंने इसको y माना था, इसको y माना था, तो इन सबका टोटल क्या हो जाएगा 28y, और 28 इंटू 30 कितना हो जाएगा 840 आ जाएगा। तो ओवरऑल पैसा, ओवरऑल ये जो पैसा है जो कि इन तीनों लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, तो ये पैसा कितना है, ये है ₹840। ठीक है, समझ में आ गया सबको, क्लियर है एकदम झकास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर ये रहा 10 रुपए का सवाल, ठीक है, जो कि आपको मिलने नहीं वाले ऑल्दो। एकदम सिंपल है, ठीक है, 30 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं देने वाला इसके लिए मैं। फटाफट फटाफट करो भाई। जल्दी करो जल्दी। हो गया क्या? देखो क्या बोला है यहाँ पे कि 4,500 रुपए को डिस्ट्रीब्यूट करा जा रहा है। 4,500 रुपए को ए, बी और सी के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं इन द रेशियो 1:2:3। अगर गलती से या कुछ भी कारण से अगर ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये 4:5:9 में किया गया है, एक मिनट, हाँ, अभी ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है किसी भी कारण से अगर इसमें किया जाता या इसमें किया गया होता, तो व्हाट वुड बी द चेंज इन द अमाउंट रिसीव्ड बाय सी। सी को मिलने वाला जो अमाउंट है उसमें क्या चेंज आता, तो देखते हैं। अगर मैं यहां पे ले लूं 4,500 रुपए, ठीक है, अब पहले तो ये डिस्ट्रीब्यूट होगा 1:2:3 से, तो सी को कितना मिलेगा भाई, सी को कितना मिलेगा, देखो कितने पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, 6 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो 4,500 रुपए का, 4,500 रुपए का, यानी 4,500 रुपए का 6 भाग का 3 भाग सी को मिलेगा। इजंट इट, ऐसा कहना सही होगा अगर हम लोग ऐसा इसको एक्सप्लेन करते हैं तो। ओके, सेकंड सिचुएशन में ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है 4:5:9 में। यहां पे सी को कितना मिल रहा है देखते हैं, तो 4,500 रुपए का ये कितने भाग में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है देख लो, 18 भाग में, 4 और 5 9 और 9 18, तो 18 भाग में से 9 भाग मिल रहा है। अब आप एक चीज सोचो, 6 में से 3 भाग यानी 4,500 का आधा मिलेगा उसको, कितना होगा उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। 18 में से 9 भाग, यहां मतलब ये भी आधा है, तो 4,500 का आधा मिलेगा, यहां पे भी उसको आधा मिलेगा यानी 2,250 रुपए मिलेगा, यहां पे भी उसको आधा मिलेगा यानी 2,250 रुपए, 2250 रुपीस मिलेगा। इवन वो कैलकुलेट करने का जरूरत भी नहीं था। तो नन ऑफ दीज होगा, नन ऑफ दीज यानी इसमें ये आंसर होना चाहिए था नो चेंज। सी को मिलने वाले पैसे में कोई भी चेंज नहीं आएगा, क्योंकि ये दोनों रेशियो देखने में तो अलग लग रहे हैं, ठीक है, देखने में अलग लग रहे हैं, एकदम जाहिर सी बात है, बट सी के पैसे का जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो डिस्ट्रीब्यूशन सेम रेशियो में हो रहा है, ठीक है, सेम प्रोपोर्शन में हो रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत ही आसान सा सवाल था। चलो ये वाला क्वेश्चन करो, इसमें भी हल्का सा आप दिमाग लगाओगे तो हो जाएगा। 200, 150, 50, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 400, 1350। चलो थोड़ा सा दिमाग लगाओ। करो करो भाई, जल्दी करो। हो रहा है क्या? चलो देखें क्या बोला है। अ सम ऑफ ₹950 इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग M, N and P. If
M, N and P gets rupees 200, 150 and 50 more than the ratio of the amount with them will be 2:3:4। इसका मतलब क्या है कि ये जो 950 रुपए है, ये 950 रुपए M, N और P में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। अब अगर एक दो क्वेश्चन पहले हमने किया था ना, अगर ऐसा है तो क्या होगा, अगर वैसा है तो क्या होगा, तो यहाँ पे बोला गया है अगर इन तीनों को 200, 150 और 50 रुपए ज्यादा मिलता है रेस्पेक्टिवली M, N एंड P को, तो इनका रेशियो ये हो जाता। तो एक्चुअली में तो ये नहीं हो रहा है, तो हम लोग इसको ऐसे पोर्ट्रे कर सकते हैं कि 950 रुपए डिस्ट्रीब्यूट किया गया M, N और P के बीच में। किस रेशियो में किया गया, कितना मिल रहा है, कुछ भी नहीं पता हमको। कुछ टाइम बाद M को 200 रुपए और दिए गए, N को 150 और दिया गया, P को 50 और दिया गया। N जो अल्टीमेट रेशियो आया यहाँ पे, ये आया 2:3:4। राइट, ओके ग्रेट। अब देखो, अब अगर ये बोल रहा है कि इतना ऐड होने के बाद ये रेशियो बन रहा है, तो इतना ऐड हो रहा है यानी उनका टोटल सम कितना हो जाएगा फिर। पहले 950 था, 950 को 3 भाग में बांटा जाता था, यानी इन तीनों का पैसा टोटल करने पे 950 आएगा, क्योंकि अगर 950 को ही इन तीनों में बांटा गया है तो इन तीनों को टोटल करने पे 950 आएगा, कॉमन है, वाइस वर्सा। ठीक है, अब अगर इन तीनों को 200, 150, 50 यानी टोटल 400 ज्यादा मिल रहा है, ओवरऑल अगर 400 ज्यादा मिल रहा है तो टोटल भी तो 400 ज्यादा हो जाएगा ना। ये टोटल भी तो हो जाएगा 1350, जो कि किस रेशियो में जा रहा है, सॉरी मैं एबीसी लिख रहा हूं, 2:3:4। तो यहां पे टोटल देख लो कितना हो रहा है। अरे यार, टोटल हो रहा है 9 यूनिट्स। 9 का बराबर कितना है, 9 बराबर कितना है 1350। तो 1 यूनिट बराबर कितना है 150। ठीक है, तो 1 यूनिट अगर बराबर 150 है तो 2 यूनिट बराबर कितना होगा, ये होगा 300। सारा लिखने का जरूरत नहीं है, क्या निकालने बोला है वैसे, व्हाट वाज द रेशियो ऑफ द अमाउंट गिवन टू एम एंड एन। चलो एम और एन का निकाल लेते हैं, तो ये होगा 450। तो m के पास कितना पैसा था और n के पास कितना पैसा था, इसका रेशियो निकालना है। ठीक है, तो ये जो हमने वैल्यूज निकाला है ना, ये वैल्यूज, ये फ्यूचर वैल्यूज है, यानी उनको 200 रुपए ज्यादा मिलने के बाद इतना हुआ है, उनको इसको 150 रुपए ज्यादा मिलने के बाद इतना हुआ है, क्योंकि ये तो सेकंड सिचुएशन है ना, सेकंड सिचुएशन है, फर्स्ट सिचुएशन का कुछ हमको पता ही नहीं है। फर्स्ट सिचुएशन के साथ ये ऐड होने के बाद ये आ रहा है, और तभी इसीलिए हमने टोटल को भी चेंज किया, फिर नए रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया। तो अब आप लोग मुझे बताओ कि अगर 200 ऐड करने के बाद 300 हो रहा है तो m के पास 100 था, और अगर 150 ऐड करने के बाद 450 हो रहा है यानी n के पास 300 था। इसके पास 100, इसके पास 300, तो इन दोनों का रेशियो देख लो आप। रेशियो क्या आ रहा है, 1:3 आ रहा है। ठीक है, देखो ये मतलब क्वेश्चन करने के बाद क्या आपको ऐसा फील हो रहा है कि क्वेश्चन सिंपल था, बट क्वेश्चन जब पढ़ रहे हो तो लग रहा है कि मतलब क्वेश्चन को जब हम लोग रीड आउट कर रहे हैं, क्वेश्चन को जब हम लोग पढ़ रहे हैं, तो पढ़ते टाइम ये लग रहा है कि हाँ थोड़ा सा कुछ टिपिकल है, ये होगा, मैं ऐसे ही क्वेश्चंस लेकर के आया हूं, राइट। तो चलो देख लो इसको, कुछ डाउट है तो पूछो। ठीक है, मैं थोड़ा सा टाइम दे रहा हूं इसमें कि आप लोग इसको थोड़ा सा नोट डाउन खुद से भी कर लो, एंड खुद से नोट डाउन करोगे तो प्लीज मेक श्योर कि आप बोर्ड में ना देखो, आप लोग खुद से थोड़ा कैलकुलेशन करो, खुद से थोड़ा लिखो। तो उससे होगा क्या, जहां पे आप रुकोगे, जहां पे आप फंस जाओगे, आप मुझसे पूछोगे या खुद ही थोड़ा सोचोगे तो आंसर मिल जाएगा, राइट। चलो देख लो इसको एक बार।
हो गया, कोई डाउट वाउट नहीं है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ये एकदम सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, इसको डायरेक्ट करेंगे, आप लोग भी साथ साथ में करो, क्योंकि इस तरीके का रेशियो कन्वर्जन मैंने बताया ही है, पहले बताया है इस तरीके का रेशियो को कैसे कन्वर्ट करते हैं। चलो क्या बोला है, 10,400 रुपए है जो कि ए, बी और सी को मिलना है। तो क्या है, ये किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन काम करता है, देखो यहाँ पे कुछ रिलेशन है कि 1/4 ऑफ ए का जो 1/4 है, ए के शेयर का जो 1/4 है, इज इक्वल टू 2/5 ऑफ बी इज इक्वल टू 2/3 ऑफ सी। यानी थोड़ा सा अगर मैं ढंग से लिखूं तो a/4 इज इक्वल टू 2 इंटू b/5 इज इक्वल टू 2 इंटू c/3। अब अगर रेशियो या अगर रिलेशन अल्फाबेट्स के बीच में, लेटर्स के बीच में अगर इस तरीके का रिलेशन होता है, इससे ना सीधा रेशियो कभी भी नहीं निकल सकता। सीधा रेशियो कब निकलेगा, देखो अगर ऐसा कभी भी है कि x/1 इक्वल टू y/2 इज इक्वल टू z/3, ऐसा होना चाहिए। ऐसा है तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं कि x इज टू y इज टू जो z है, दिस इज 1:2:3। तो इसमें और इसमें क्या अंतर है, आपको क्या दिख रहा है? ये मैंने पहले भी बताया था कि ये जो ऊपर कुछ भी नहीं होना चाहिए, इन लेटर्स के साथ कुछ भी और कोफिशिएंट कुछ भी और नंबर डिजिट कुछ भी नहीं होना चाहिए, ये खाली होने चाहिए। अब देखो ए तो खाली है, बट बी के साथ 2 है, सी के साथ 2 है, तो हमको करना क्या पड़ेगा, हमको इधर एक हाफ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि रेशियो में सब कुछ पॉसिबल है, हम लोग कुछ भी मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, बट हमको पूरा थॉरो करना पड़ता है, ठीक है, पूरे में पूरा। तो हाफ यहां पे ये हो जाएगा a/8, ये तो 2 कट जाएगा, ये b/5 है, ये 2 कट जाएगा, ये c/3 है। तो इसको आप और में लिख सकते हो कि a:b:c क्या आ गया, 8:5:3, ठीक है, a:b:c कितना आ गया, 8:5:3। तो अब देखो आपको निकालने बोला है बी का शेयर, तो बहुत इजीली निकल जाएगा बी का शेयर। बी का शेयर कितना है, 10,400 रुपए डिस्ट्रीब्यूट होना है। तो आप देखो, हाँ 10,400 रुपए का 10,400 रुपए का टोटल कितना पार्ट हो रहा है, यहां पे देखो 16 पार्ट हो रहा है, ठीक है, 16 पार्ट का 5 पार्ट मिल रहा है, 10,400 रुपए का 16 भाग का 5 भाग मिलेगा किसको, बी को। तो इसको अगर आप कैंसिल करोगे, 16 से काट सकते हो, 8 से काट सकते, 16 से काटो, 16 इंटू 6 96, कितना बचा 8 80, 16 इंटू 5 80 0, ठीक है। तो बी का वैल्यू कितना आ रहा है यहाँ पे, तो 250 हो जाएगा, 250 नहीं, हाँ 250 हो जाएगा, तो ये 3250, ठीक है, आ गया समझ में। तो ये भी मतलब एक ठीक ठाक सा क्वेश्चन था, ऐसे तो इजी था, ठीक है, बट प्रीवियस जो हमने पढ़ा हुआ है उनको रिवाइज करवा रहा है, बीच बीच में ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है, हो गया है, आप लोगों ने लिख लिया होगा ये साथ ही साथ में मेरे ख्याल से। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। चलो ये वाला ट्राई करो आप लोग। अरे इसमें तो क्या ही ट्राई करोगे, ये तो रेशियो कॉम्बिनेशन पे है ये पूरा क्वेश्चन। A sum is distributed among P, Q and R. The ratio of the share of P and Q is this, and the ratio of the share of Q and R is this. If the difference between the amount received by P and R is this, find the total amount. ठीक है, बहुत सिंपल है ये, बहुत सिंपल है।
तो ये यहां से, अच्छा चलो लिख के ही करते हैं आप लोग, नहीं तो बुरा मान जाओगे। P और Q का रेशियो क्या है? 2:1। ठीक है, और Q और R का रेशियो क्या है? 3:10। अब देखो, ऐसा बोला गया है कि कुछ एक पैसा है जिसको मैं P, Q और R तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं। तो P Q का रेशियो ये है, Q R का रेशियो ये है। तो यहाँ पे Q सेम करना है, क्योंकि यहाँ पे Q 3 है, यहाँ पे 1 है। तो इसको आप क्या करो, इंटू 3 कर दो। तो ये रेशियो क्या बन जाएगा? ये रेशियो बन जाएगा 6:3। तो हो गया। पी क्यू का ओवरऑल में रेशियो लिखूं अगर इधर, P:2Q:R, तो क्या होगा? 6:3:10। और मुझे क्या बोला था निकालने? द डिफरेंस बिटवीन P एंड R। P और R के बीच में 4,000 रुपए का डिफरेंस है। तो P और R के बीच में देख लो बेटा, 4 का डिफरेंस है, 4 यानी 4,000 बोल रहा है। तो एक यूनिट का वैल्यू 1,000 हो गया। क्या निकालने बोला है? फाइंड द टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट क्या है? टोटल अमाउंट तो 19 है भाई, इंटू 1,000 हो जाएगा। नन ऑफ दीज है इसका आंसर। क्या? फाइंड द टोटल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड। हाँ चलो, सही है। आगे बढ़ते हैं भाई, देख लो, कुछ डाउट है तो बताओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो, आप लोग कोशिश करो, इस क्वेश्चन को करो। शुरू किया। द स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास आर डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस A, B and C इन द रेशियो 5:4:6। ठीक है, इफ दे वर डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली in the 3 sections, what would be the change in the number of students in section A? ठीक है, एक चेंज वाला क्वेश्चन ऑलरेडी हमने किया था। ठीक है, तो वैसा ही क्वेश्चन है ये। तो देखो आप लोग थोड़ा सा सोचो, इसको क्या कर सकते हो आप, अगर इक्वली, इवनली यानी इक्वली। ठीक है, तो आप देखो कि अगर मैं ऐसा लेता हूं कि A:B:C ले लूं, तो कितना आ रहा है यहाँ पे? 5:4:6। अगर मैं x पकड़ के लिखूं तो मैं लिखूंगा 15x। तो फिलहाल तो 15x स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, टोटल हमारे पास 15x स्टूडेंट्स हैं, जिसको हम लोग 5x 4x और 6x में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अगर मैं इवनली डिस्ट्रीब्यूट करूं, अगर मैं इवनली डिस्ट्रीब्यूट करूं, ठीक है, तो यहां पे आएगा 5, यहां पे भी आएगा 5, यहां पे भी आएगा 5, क्योंकि 15x को 3 भाग में बांटेंगे तो ऐसा आएगा। ठीक है, तो a में कितना चेंज आ रहा है? देखो a में तो कुछ भी चेंज नहीं आ रहा है, 5x 5x ही रहा, 4x यहां पे ये 5x बन गया, ये 6x यहां पे ये 5x बन गया। ठीक है, तो a में क्या आ रहा है? नन ऑफ दिस होगा। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो ऐसा, नो चेंज। सेक्शन ए के स्टूडेंट्स में, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में कुछ भी चेंज नहीं आएगा, क्योंकि रेशियो भी चेंज नहीं हो रहा है। राइट, समझ में आ रहा है? ठीक है, क्लियर है भाई? चलो आगे बढ़ते हैं। करो ये वाला, ये बहुत स्टैंडर्ड अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ।
बन रहा है कुछ इक्वेशन, सोच पा रहे हो उसको? चलो देखते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये। इसको आप लोग स्टार मार्क लगा के भी रख सकते हो। द रेशियो ऑफ द स्टूडेंट्स इन सेक्शन ए एंड बी इज m/n, ठीक है। अगर 80 लोग ज्वाइन करते हैं सेक्शन ए में तो रेशियो चेंज होके हो जाता है 4:3। जबकि अगर ऐसा नहीं होके 50 स्टूडेंट बी में ज्वाइन करते हैं तो रेशियो चेंज होके हो जाता है 3:5। तो m/n निकालना है। तो एक चीज देखो आप लोग, ए और बी, m और n, ठीक है। ओके, तो यहां पे जैसे उन्होंने बोला कि अगर मैं यहां पे 80 ऐड करता हूं तो जो रेशियो बनता है वो रेशियो बनता है 4:3 का, ठीक है। जबकि अगर मैं यहां पे 50 ऐड करता हूं तब रेशियो बनता है 3:5 का। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये वाला? यही उन्होंने बोला है ना कि एक कोई रेशियो था, ए में कुछ बच्चा ऐड हुआ तो रेशियो 4:3 हो गया, बी में कुछ बच्चा ऐड हुआ तो 3:5 हो गया। अब या तो आप इस 4:3 को लेके इक्वेशन बना सकते हो या फिर आप इस 3:5 को लेके इक्वेशन बना सकते हो। मैं इस 3:5 को लेके इक्वेशन बना रहा हूं। देखो, हाँ समझो ध्यान से, बहुत ध्यान से समझो। ये 3 क्या इंडिकेट कर रहा है? ए का ओल्ड वैल्यू, राइट, और ये 5 क्या इंडिकेट कर रहा है? बी का न्यू वैल्यू, ठीक है। तो अगर मैं कुछ भी इक्वेशन बनाऊं और यहां पे 3 लिखूं और यहां पे 5 लिखूं, इसका मतलब क्या होगा? अगर मैं यहां पे लेफ्ट हैंड साइड में कुछ भी लिखूं एन इक्वल टू 3/5 लिखूं, इसका अर्थ क्या है, इसका मीनिंग क्या है कि ए के पुराने वैल्यू के साथ बी का नया वैल्यू कंपेयर हो रहा है 3:5, क्योंकि ए में तो यहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं है, यानी ये 3 इंडिकेट कर रहा है ए का पुराना वैल्यू। बी में यहाँ पे चेंजेस दिख रहा है, यानी ये 5 इंडिकेट कर रहा है बी का न्यू वैल्यू। तो बी का न्यू वैल्यू, ए का पुराना वैल्यू, ये सब हमको मिलेगा कहां से? ठीक है, ये सब हमको मिलेगा कहां से, देखते हैं। इस रेशियो में आते हैं, ठीक है। यहां पे अगर मैं इसको 4x लिख दूं और इसको अगर मैं 3x लिख दूं तो कुछ काम आएगा क्या, देखते हैं। मुझे ये 3 क्या बता रहा है? ए का ओल्ड वैल्यू। देखो यहां पे मेरे पास 4x तो है, तो अगर मैं 4x माइनस 80 कर दूं तो मुझे ए का पुराना वैल्यू मिल जाएगा। अरे यार मिट जाए यार। अगर मैं यहां पे 4x माइनस 80 कर देता हूं, ओके, तो मुझे ए का पुराना वैल्यू मिल गया। बी का पुराना वैल्यू क्या था? 3x। अब ये 5 इंडिकेट करता है बी का नया वैल्यू, तो बी का पुराना वैल्यू प्लस 50। कलर आगे पीछे क्यों लिख रहा है यार, समझ में नहीं आ रहा। हो गया, इक्वेशन क्लियर है, समझ में आ रहा है? फिर से बताता हूं। अगर मैं इसको लेके इक्वेशन बना रहा हूं, यानी मैं 3 और 5 को लेके इक्वेशन बना रहा हूं। 3 क्या इंडिकेट कर रहा है? ए का ओल्ड वैल्यू, क्योंकि ए में कुछ भी चेंजेस नहीं है। 5 क्या इंडिकेट कर रहा है? बी का न्यू वैल्यू, क्योंकि बी में यहां पे चेंजेस दिख रहा है। अब 3 और 5 तो लिख दिया, बट इधर क्या लिखूं मैं? ए का पुराना वैल्यू और बी का न्यू वैल्यू मिलेगा कहां से? देखो यहां पे मेरे पास ये 4x है, तो माइनस 80 करके ए का पुराना वैल्यू मिल जाएगा। यहां पे मेरे पास 3x है, प्लस 50 करके बी का नया वैल्यू मिल जाएगा।
यहां से आप इक्वेशन को बहुत आराम से सॉल्व कर लोगे। तो देखो क्या आ रहा है यहाँ पे, 5x 20 20 और 15, 20 और 9, तो 11x आ गया ये, और इधर ये आएगा 400 और 150, 550 आ गया। आप लोग अगर लिखना चाहो 2 स्टेप और लिख के सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, बट मैंने पहले भी बताया था इसको ऑरली सॉल्व करना सीखो। 11 से काटोगे तो कितना आएगा, 50। तो x का वैल्यू 50 आ रहा है। अगर x का वैल्यू 50 आ रहा है, तो x का वैल्यू 50 आ रहा है, इसका मतलब ये वाला जो वैल्यू है, ये वाला वैल्यू 200 है, और 80 प्लस करके 200 आया, यानी ये वाला वैल्यू कितना है, 120। ये वाला वैल्यू कितना है, 150 है, और यहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ, यानी ये 150 ही है। तो 120 और 150, तो 4:5 आएगा फिर रेशियो। तो नन ऑफ दीज होगा, 3 से कैंसिल करेंगे तो नन ऑफ दीज होगा, ठीक है। अच्छा, अभी जितना समझाया आप लोग यहां तक देख लो पहले, ठीक है। उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा, अगर मैं इसको लेके इक्वेशन बनाता तो कैसा होता इक्वेशन, इस 4 और 3 को लेके अगर मैं इक्वेशन क्रिएट करता तो किस तरीके का दिखता इक्वेशन, यहां तक पहले आप देख लो, ठीक है। कुछ भी डाउट होता है पूछो। हो गया, समझ में आ गया, कुछ डाउट नहीं है। अच्छा देखो, अगर मैं इसको लेके इक्वेशन बनाता तो कैसा होता, देखो, तो मैं यहां पे 4 लिखता और मैं यहां पे 3 लिखता, ठीक है, दिख रहा है। मैं यहाँ पे 4 लिखता और 3 लिखता, और यहाँ पे कुछ लिखना है। ये 4 क्या इंडिकेट कर रहा है, ए का नया वैल्यू, और 3 क्या इंडिकेट कर रहा है, बी का पुराना वैल्यू, क्योंकि बी में कुछ है नहीं। अब ए का नया वैल्यू, बी का पुराना वैल्यू मुझे मिलेगा कहां से, देखो, ए का नया वैल्यू, बी का पुराना वैल्यू है ना, ए का नया, बी का पुराना, ओके, वो यहां से मुझे मिलेगा। इसको मैं ले लूंगा 3x, तो ये हो गया ए का पुराना वैल्यू, प्लस 80 कर दूंगा तो ए का नया वैल्यू मिल जाएगा, 3x प्लस 80, हो गया। समझ में आया ना, मुझे चाहिए 4, 4 का इक्विवेलेंट वैल्यू, 4 क्या है, ए का नया वैल्यू, तो मैं दूसरे रेशियो से ए का पुराना वैल्यू लूंगा, साथ में 80 कर दूंगा। ये 3 है बी का पुराना वैल्यू। अब बी का पुराना वैल्यू क्या होगा, दूसरे रेशियो से ए का नया, बी का नया वैल्यू लूंगा, उसमें -50 कर दूंगा, ठीक है। तो यहां से भी आप लोग सॉल्व करके निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये आप लोग खुद से कर लीजिएगा। चलो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलो ट्राई करो ये, आसान है शायद। हाँ बस एक हमको, हाँ एक रेशियो इक्विवेलेंट करना पड़ेगा बस, ट्राई करो ट्राई करो, ठीक है, इजी है।
हो गया? चलो देखते हैं क्या बोल रहा है यहां पे। P हैज दिस मच, यानी पार्थ को P में बोल रहा हूं, और V हैज दिस मच। तो P हैज 50 रुपी नोट्स, 50 रुपी नोट्स है और 20 रुपी नोट्स है इन द रेशियो 4:5। ओके, वरुण हैज 100 रुपी नोट, 100 रुपी एंड 10 रुपी नोट्स इन द रेशियो 2:5। वरुण के पास 100 और 10 है इन द रेशियो 2:6। 2:5 बोला था क्या मैंने? हो गया बस। ओके, अब देखो, नंबर ऑफ 100 रुपी नोट्स विद वरुण, ये वाला जो है, इज ट्वाइस द नंबर ऑफ 20 रुपी नोट्स विद पार्थ। अब ये वाला जो वैल्यू है वो इसका डबल होना चाहिए। अगर ये वैल्यू इसका डबल होगा, अगर ये वैल्यू इसका डबल होगा यानी 5 का डबल होगा, तो ये 10 होना चाहिए। अच्छा, ये अगर 10 होना है तो इस रेशियो को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 के साथ, तो ये हो जाएगा 10 और 30। चलो हो गया, बन गया। अच्छा, अब क्या बोला है? इफ वरुण हैज 2000 मोर देन पार्थ, तो देख लो पार्थ का टोटल कितना आ रहा है। पार्थ का टोटल कितना आ रहा है? 400 और 100, 500 आ रहा है। और इनका टोटल कितना आ रहा है? 1000 और 300, 1300 आ रहा है। तो इनके बीच का गैप कितना है? इनके बीच का गैप 800 है भाई। एंड 800 इज इक्विवेलेंट टू, सही तो था ना ये? 100 रुपी नोट्स जो है वरुण के पास इज ट्वाइस, हाँ चलो ट्वाइस है इसका। तो 800 बराबर 2000, फाइंड द अमाउंट विथ पार्थ। पार्थ के पास कितना है ये निकालना है। ये तो कटेगा नहीं मेरे ख्याल से, कटेगा नहीं ना ये वाला, क्योंकि 800 नहीं हो जाएगा। चलो देखते हैं, यहां पे कर लेते हैं इसको। 800 बराबर 2000 दिया हुआ है, तो 500 बराबर कितना होगा? 2000 बाई 800 इंटू 500। ठीक है, सिंपल, ये कट जाएगा 8 से, तो ये कट ही जाएगा 250 टाइम्स, और ये हो जाएगा 1250। ठीक है, अमाउंट विथ पार्थ बोला था ना, ये तो 1250 आ रहा है। नन ऑफ दीज आ रहा है भाई। का हो गया 200। अरे यार, वैल्यू ही तो गलत लिखा है मैंने, तो वैल्यू गलत लिखा है तो ये भी तो गलत आएगा। गलती 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 भाई, गलती। पूरा ही गलत है वैसे। चलो, सो पार्डन मी फॉर द मिस्टेक। यहाँ पे 200 और 100, 300 आएगा ये, और 300 और 1300 में कितना गैप होगा? 1000 का गैप होगा। 1000 बराबर 2000 है, यानी डबल करना है इंटू 2, तो इन सब का कोई जरूरत ही नहीं है। सिंपल डबल हो जाएगा, तो इसका वैल्यू 600 होगा। 300 का वैल्यू क्या आएगा? डबल होके 600।
ठीक है, क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। सिंपल था ये, समझ में तो आ गया, ठीक है, इतना कोई लोड वाला बात नहीं है। बीच में मैं पता नहीं क्या सोचते सोचते मैंने 300 के बदले 500 ले लिया था। चलो ये तो बहुत आसान है, ये परसेंटेज के थोड़ा रिवीजन हो जाए उस हिसाब से मैंने यहाँ पे डाला था। चलो देख लेते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन saw an increase of 20% followed by a decrease of 10% and then a final increase of 25%. What was the overall percentage increase in the population of the town? So दो तरीके से करेंगे इसको। पहले #1 फ्रैक्शन के हिसाब से लिखेंगे। मैंने क्या बताया था कि फाइनल वैल्यू इज इक्वल टू इनिशियल इनटू समथिंग होता है। फाइनल वैल्यू हमेशा इज इक्वल टू इनिशियल वैल्यू इनटू सम टाइम्स, जैसे 3/5 टाइम्स, 5/2 टाइम्स, समथिंग टाइम्स होगा ये। तो आप लोग एक एक करके फ्रैक्शन बताओ। 20% इंक्रीज, 20% इंक्रीज का फ्रैक्शन क्या है? 1/5 नहीं, +1/5 बोलना सीखो। +1/5 इंक्रीज हो रहा है ना, ठीक है। प्लस माइनस मैंने बोला ना कि ये याद रखना है, ये बोलना है आप लोगों को। सो +1/5 यानी 5 के ऊपर 1 बढ़ेगा तो ये कितना हो जाएगा? 6/5। फिर 10% डिक्रीज यानी -1/10 यानी 10 पे 1 घटेगा तो 9/10 हो जाएगा। फिर देन फाइनल इंक्रीज ऑफ 25% यानी +1/4 तो 4 पे 1 बढ़ेगा यानी 5/4 हो जाएगा। ठीक है, अब आप कैंसिल कर लो, देख लो जो कैंसिल जाता है यहाँ पे। तो कितना हो गया अगर मैं ऐसा लिखूं, फाइनल इज इक्वल टू इनिशियल इंटू 27/20। ठीक है, या फिर इसको आप इस आई को इधर लाके भी लिख सकते हो कि फाइनल बाय इनिशियल इज इक्वल टू 27/20। तो फाइनल इनिशियल का जो रेशियो है वो 27/20 आ गया। अब मैं फाइनल आंसर निकालने में इंटरेस्टेड नहीं हूं, वो मैं बाद में निकालूंगा। यहां तक आना सीख जाओ आप लोग, यहां तक पहुंच जाओ। ठीक है, तो ये ओवरऑल इंक्रीज ऐसे ही निकल जाएगा कि पहले 20 था अब 27 है। ओके, #2 अब जो हम लोग कर रहे थे इसी को हम लोग वर्टिकल अप्रोच से भी तो लिख सकते हैं कि 20% इंक्रीज है यानी 5 के ऊपर 1 बढ़ के 6 हो गया यानी 5 से 6 हो गया। फिर देखो 10% डिक्रीज है यानी 10 से 1 कम के 9 हो गया। फिर क्या है? 25% इंक्रीज है यानी 4 पे 1 बढ़ के 5 हो गया। तो वही सेम है, इधर इधर आप कैंसिल करो, इधर कैंसिल करो, तो ये कितना हो गया? 20:27। यानी अगर मैं बोलूं कि इनिशियल और फाइनल पॉपुलेशन का जो रेशियो आने वाला है वो है 20:27। ठीक है, 20:27। तो अगर मुझे परसेंटेज चेंज निकालना है तो क्या होगा? 20 पे 7 का इंक्रीज है इंटू 100, तो 35% बढ़ेगा, 35%। सिंपल है, बहुत सिंपल है ये। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देख लो भाई, ये सब तो सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा आप लोग आगे बढ़ो इसमें। ठीक है, इसलिए मैं पहले ही नहीं बता रहा हूं। कितना पॉपुलेशन है उसमें मैन दिया हुआ है तो वुमेन का अलग कर दो, फिर इतना मैन इतना वुमेन लिटरेट है इलिटरेट निकाल लो। ठीक है, इजी है ये, करो। %67.5 नहीं, इसका फ्रैक्शन फिर नहीं निकल पाया, मतलब फ्रैक्शन तो आप ऐसे कैलकुलेट करके निकाल लोगे बट ऐसे स्टैंडर्ड लिस्ट का नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग शायद कंफ्यूज हो रहे हो ना 62.5% से, दैट इज 5/8। ठीक है, तो अगर ओवरऑल पॉपुलेशन 1600 है और इसमें अगर मुझे मैन और मेल और फीमेल लिखना है, 67.5% तो मैन है, तो ये परसेंटेज हम लोग डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेते हैं फिर।
67.5 परसेंटेज कर जाएगा इंटू 16। 1600 था ना, 1600 के जीरोस के साथ परसेंटेज कट गया, अब डिडक्ट कर लो। 16 पंजे 80, 16 सत्ते कितना होगा 112, 112 और 8 120, 12 रह गया, 16 छक्के 96, तो 96 और रह गया यहाँ पे कितना 12, 96 और 12 108 हो जाएगा, और यहाँ पे एक डेसिमल आ जाएगा, तो कितना आ रहा है 1080 आ रहा है। ठीक है, या फिर आपको अगर इसका फ्रैक्शन निकालना है वैसे भी कर सकते हो, इसका फ्रैक्शन कुछ 27/40 जैसा कुछ आएगा शायद, एक बार चेक कर लेना, मेरे ख्याल से 27/40 ही आएगा। ओके, तो इतना आ गया, तो ये हो जाएगा 520 फिर, है ना। मेल अगर 1080 है तो 1080 यहां से माइनस कर दिया, फीमेल 520। 75% ऑफ द मेन एंड 25% ऑफ द वुमेन आर लिटरेट, हाउ मेनी पीपल इन द टाउन आर इलिटरेट निकालने बोला है। देखो इसका 75% तो लिटरेट है, तो मुझे वो नहीं निकालना है, मुझे क्या निकालना है, मुझे 25% ऑफ 1080 निकालना है। समझ में आ रहा है ना, मेन का लिटरेट पार्ट दिया हुआ है, वुमेन का भी लिटरेट पार्ट दिया हुआ है, बट फाइनल क्वेश्चन में पूछा है ओवरऑल इलिटरेट कितना है, तो मैं मेन का भी इलिटरेट ले रहा हूं, साथ में ऐड कर रहा हूं वुमेन का इलिटरेट। 25% ऑफ वुमेन लिटरेट है, 25% ऑफ वुमेन लिटरेट है, तो इसका इलिटरेट 75%। तो बस सिंपल है, 25% यानी 1/4, तो 1/4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 270, फिर से ये हो जाएगा 3/4, तो 3/4 यानी 4 से काटोगे, कर लेना, हाँ 3/4, 4 से काटोगे 130, 390 हो जाएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पे 660 हो जाएगा। ठीक है, सिंपल था एकदम, सही है, समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे ये चीज समझ लेना। हाँ 75% था, उसके बदले हमने 25 लिया, क्योंकि जो 75% था वो लिटरेट का था, यहाँ पे 25% था, उसके बदले हमने 75 लिया, क्योंकि 25% लिटरेट था, हमको इलिटरेट निकालना है। चलो नेक्स्ट, अरे सारा ही ऐसा है क्या? The ratio of boys and girls in a class is 2:3 respectively. On a certain day 18 boys and 12 girls are absent and 83.33% of the students are present. 5/6 1/6 absent है, 1 का वैल्यू 30 हो जाएगा, 6 का वैल्यू 180 हो जाएगा, 180 को 5 में भाग करेंगे तो 36, 108 आना चाहिए इसका आंसर। बहुत सिंपल है भाई ये, ठीक है, बहुत सिंपल है, देख लो। द रेशियो ऑफ, देखोगे क्या आप लोग, ट्राई करोगे क्या? चलो ट्राई करो, एक बार ट्राई कर लो, फटाफट फटाफट ट्राई करो एक बार। देखा, कुछ पता चला? देखो बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना है, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना है 2:3 है, राइट? ओके, अब ऑन ए सर्टेन डे 18 बॉयज एंड 12 गर्ल्स वर एब्सेंट, यानी 30 लोग एब्सेंट है, तो उस वजह से जो अटेंडेंस का परसेंटेज है वो कितना है, देखो अटेंडेंस का परसेंटेज कितना है 5/6। ठीक है, यानी अगर टोटल 6 लोग हैं तो उसमें से 5 प्रेजेंट है, 6 हिस्से में से 5 हिस्सा प्रेजेंट है, तो अगर मैं एब्सेंट का बात करूं तो यानी 6 हिस्से में से एक हिस्सा एब्सेंट है, सिंपल सा बात है ना, 6 भाग का 5 भाग प्रेजेंट है, तो 6 भाग का 1 भाग एब्सेंट है, तो टोटल अगर 6 है तो एक एब्सेंट है, बट एक्चुअली तो 30 एब्सेंट है, तो 1 का वैल्यू 30 है, तो 6 का वैल्यू 180 होगा, यानी जो टोटल स्टूडेंट है वो टोटल स्टूडेंट कितने हैं भाई
180 स्टूडेंट्स है, राइट, 180 स्टूडेंट्स है टोटल। तो 180 स्टूडेंट्स और मुझे गर्ल्स निकालना है, तो बहुत सिंपल है। 180 का टोटल कितना भाग हो रहा है? 5 भाग का 3 भाग। तो 5 से काटो, कितना आएगा भाई? 36 आएगा, इंटू 3 कितना हो जाएगा? 108 आ जाएगा। सिंपल है, एकदम ही सिंपल है। मैं फिर से बता देता हूं कि यहाँ पे 18 बॉयज और 12 गर्ल्स एब्सेंट थे, तो टोटल क्या हो गया? टोटल यहाँ पे 30 लोग एब्सेंट थे, बट जो अटेंडेंस परसेंटेज है वो है 5/6, यानी 6 में से 5 लोग प्रेजेंट हैं, तो 6 में से एक इंसान एब्सेंट है। अब एक यूनिट का वैल्यू 30 है, तो 6 का 180 हो जाएगा, और 180 को इस रेशियो में डिवाइड कर दो, ठीक है। चलो ये वाला अब एंटायरली आप लोग करो, ठीक है। सोचो, आराम से दिमाग से सोचो। थोड़ा बहुत आप ऐसा बोल सकते हो कि हाँ सही बोला, मतलब जो वैसे क्वेश्चंस है ना, कि एक फादर है, उसके पास इतना पैसा है, तो वो 30% अपने वाइफ को दे देता है, बाकी 20% अपने डॉटर को देता है, या ऐसा कुछ 20% ऑफ द रिमेनिंग इज स्पेंट ऑन ग्रोसरी एंड ऑल दिस स्टफ्स, ऐसा काइंड ऑफ है, बट नॉट एग्जैक्टली। तो देखो, हाँ एक फ्लावर शॉप है, उसमें 48% फ्लावर्स आर रोजेस, तो जैसे मैंने 100% मान लिया, इसमें से रोज कितना है? रोज कितना हो गया इसमें? 48%। ओके, द नंबर ऑफ रोजेस इज 60% मोर देन द नंबर ऑफ ऑर्किड्स। तो रोज का जो परसेंटेज है या नंबर जो भी है, वो 60% ज्यादा है। 60% मतलब क्या होता है? 3/5 टू बी प्रिसाइज, प्लस 3/5, क्योंकि बोला है 60% मोर देन द नंबर ऑफ ऑर्किड्स, देन के बाद ऑर्किड्स है, तो प्लस 3/5 है, यानी 5 पे 3 ज्यादा, तो 5 ऑर्किड होगा, यानी अगर ये 5 है तो इसका रेशियो होगा 8। समझ में आ रहा है? 5 पे 3 ज्यादा यानी 8, रोज ज्यादा है ऑर्किड से, देन ऑर्किड। तो अगर 5 के 8 के जगह में 48 है, यानी 6 से मल्टीप्लाई है, यहां पे भी 6 से मल्टीप्लाई होगा, तो ऑर्किड्स कितना हो जाएगा? 30% हो जाएगा। तो बचा क्या? ट्यूलिप। अब देखो, 48 और 30% कितना हो गया? 78% हो गया आउट ऑफ 100, तो ट्यूलिप्स कितना होगा? 22% होगा। सिंपल सा बात है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स इन द गार्डन इफ इट हैज 88 ट्यूलिप्स। तो 22% ट्यूलिप है, और इस 22% का वैल्यू कितना है? 88 है। तो अगर 22 का वैल्यू 88 है, तो 1% का वैल्यू कितना होगा? 4 होगा। तो आप सोचो कि अगर 1% का वैल्यू 4 है, तो 100% का कितना होगा? 400 होगा। अगर 1% का वैल्यू 4 है, तो 100% का वैल्यू 400 होगा। ऑप्शन में नहीं है वैसे। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन का ऑप्शन मार्क किया था क्या? हाँ किया था ना। चलो सही है, आ रहा है समझ में? सिंपल था ये, आगे बढ़ते हैं। बहुत सारा अच्छा अच्छा परसेंटेजेस है, करो इसको आप लोग, परसेंटेज भी रिवाइज होगा।
करो करो भाई, जल्दी करो जल्दी करो। हो गया? स्प्लिट अप तो कर लिया होगा ना पॉपुलेशन का एटलीस्ट। ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इन ए टाउन 54.54% पॉपुलेशन आर फीमेल्स। ठीक है, तो 54.54 यानी 9 का टेबल है तो 11 होगा नीचे, और 9 का टेबल का 6 मल्टीपल है, यानी 11 में से 6 लोग फीमेल है। तो आप ऐसा समझ लो कि टोटल 1100 लोग हैं हमारे पास, तो उसमें से मेल हो गए 500, फीमेल हो गए 600। सही बात है। ओके, 80% ऑफ द मेल्स एंड 40% ऑफ द फीमेल्स आर बिलो 50 इयर्स ऑफ एज। तो यहाँ पे लेस देन 50 इयर्स ऑफ एज है और ग्रेटर इक्वल टू 50 है। इसमें भी लेस देन 50 इयर्स ऑफ एज है और ग्रेटर इक्वल टू 50 है। ठीक है, ओके। अब देखो 80% ऑफ मेल, इसका 80%, इसका 80% तो 400 हो जाएगा, वो लेस देन 50 है। एंड 40% ऑफ फीमेल्स आर बिलो 50, 40%, इसका 40% कितना हो जाएगा 240। ठीक है, तो इसमें बचा कितना बाकी, ये तो 100 है, इसमें बचा कितना बाकी 360 बचा। ओके, क्या बोला है, व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इज एज्ड 50 इयर्स और मोर। तो देखो ये 100 और 360 कितना हो जाएगा, 460 हो जाएगा। तो परसेंटेज अगर निकालना है तो 460 जो इतने लोग हैं, इतने लोग टोटल पॉपुलेशन में से, यानी 1100 में से इतने लोग क्या हैं, 50 साल या उससे ज्यादा है, इक्वल टू 50 और मोर देन दैट। तो 11 से कैंसिल करेंगे तो 4 बार जाएगा, बचा कितना हमारे पास, 11 चौके 44, बचा 2, तो 20 हो गया, तो 1 हो गया, 11 इंटू 1 11, बचा 9, 8 हो गया, और भी कुछ है क्या, चलो 41.8, ये है नहीं ऑप्शन में, है नहीं फिर ये। ठीक है, हाँ ऑप्शन में है नहीं। चलो 41.33 था, एक क्लोज ऑप्शन था, ये देख के गलती मत करना। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा, बहुत सिंपल है ये। ठीक है, क्लियर है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो ये वाला करो आप लोग, देखो। ठीक है, स्प्लिट करो एटलीस्ट। सिक्सटी 2.5% क्या होता है, कब सीखोगे भाई तुम लोग, 5/8। चलो देखो, हमारे पास कितने लोग हैं, 1600 लोग हैं, उसमें से मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, 62.5% ऑफ इस मेल पॉपुलेशन एंड 50% ऑफ इट्स फीमेल पॉपुलेशन इज इलिटरेट। अच्छा, मेल फीमेल नहीं दिया हुआ है ना यहाँ पे टोटल, चलो कोई नहीं, मेल और फीमेल लिख के रखते हैं। अब मेल फीमेल में भी लिटरेट इलिटरेट आएगा, लिटरेट इलिटरेट आएगा। अब देखो ध्यान से,
62.5%, यानी 5/8, यानी 8 में से हर 5 इंसान लिटरेट है। तो टोटल अगर ये 8 है तो 5 लिटरेट है, 3 इलिटरेट है, और 50% ऑफ द फीमेल पॉपुलेशन लिटरेट है, यानी ये तो 1:1 है, 2 में से 1। ठीक है, चलो। इफ 450 मेल्स आर इलिटरेट, यानी ये जो वैल्यू है इलिटरेट मेल्स का जो वैल्यू है ये 450 है। ये अगर 450 है, आप खुद समझो, हाँ, 3 का वैल्यू अगर 450 है यानी इंटू 150 हुआ होगा, तो यहां पे इसका वैल्यू कितना होगा भाई? अगर यहां पे भी इंटू 150 होगा, ये 750 होगा कि नहीं? 750 होगा तो ये मेल्स कितना हो गया भाई? 1200 हो गया मेल्स। तब तो ये फीमेल्स 400 हो गया। उस हिसाब से ये तो 200-200 हो जाना चाहिए। एक झटके में सब निकल गया सिर्फ एक वैल्यू के हेल्प से। ये 450 है तो 3 से काटोगे तो 1 यूनिट का वैल्यू 150, या फिर ऐसा आप बोल सकते हो कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज 150। यहाँ पे भी 150 से मल्टीप्लाई करो 750, तो ये मेल मेल में पूरा 1200 आ गया, तो फीमेल पूरा 400 होगा, तो 200-200 हो जाएगा। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ लिटरेट इन द विलेज। लिटरेट, यह है लिटरेट 750, यह है लिटरेट 200, 950 होगा, 950 होगा इसका आंसर। ठीक है, 950। क्लियर है? चलो, लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का। चलो ट्राई करो आप लोग, अच्छा क्वेश्चन है वैसे। हो रहा है? ऐसा मेल फीमेल करो, फिर कुछ एग्जाम दिया हुआ है ना इसमें, सिलेक्टेड रिजेक्टेड, वैसा कुछ बनाओ। अच्छा, देखो कैसे कर सकते हैं। हाँ, इसको हम लोग 700 अगर मानते हैं, मतलब 700 तो है ही, मेल और फीमेल है, मेल फीमेल में सिलेक्टेड रिजेक्टेड है, सिलेक्टेड और रिजेक्टेड है। ओके, ऑफ द appeared candidates only 20% of the females and 15% of the males were selected। तो 20% फीमेल सिलेक्टेड है, यानी 5 में से 1, यानी बाकी 4 रिजेक्टेड है। और 15% क्या होता है भाई? 3/20, तो 20 में से 3 सिलेक्टेड है, बाकी 17 रिजेक्टेड है। ओके, if a total of 125 candidates were selected, how many males appeared in the interview? टोटल सिलेक्शन कितना है? 125। तो इसमें अच्छा, अगर मैं इसको ऐसा करके लिखूं, एक चीज देखूंगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। फिर इससे हमको सीखने को क्या मिला कि ये रॉन्ग अप्रोच है। मैं बताता हूं क्यों। हाँ देखो, इसको अगर मैं ऐसा लिखता हूं 3x 17x, अब ये तो अलग रेशियो है, तो इसको मुझे ऐसा लिखना पड़ेगा 1y 4y। अब सिलेक्टेड लोगों का टोटल, यानी 3x 3x + 1y इज इक्वल टू 125। अब ये करके कुछ फायदा ही नहीं है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि ये क्या है, रॉन्ग अप्रोच है। ऐसे नहीं करना है, थोड़ा सा सोचते हैं। टोटल 700 है, मेल और फीमेल। मेल 15% सिलेक्टेड है, 15% यानी 3/20, तो यानी 20 में से 3 सिलेक्टेड है। तो अगर मैं मेल को 20x पकड़ लूं, तो मैं क्या बोलूंगा कि इसका जो 3 इसका 3/20
इसका 3/20 सिलेक्ट हुआ है, यानी 3x सिलेक्ट हुआ है, इजंट इट? क्या ये चीज समझ में आया आप लोगों को? और मैं थोड़ा सही से लिख देता हूं इस चीज को, क्योंकि ये 3/20 है, क्योंकि मेल में बोला है 15% सिलेक्टेड है और 15% का जो बेस वैल्यू है, डिनोमिनेटर है, वो 20 आता है, तो मैंने मेल को सीधा सीधा स्ट्रेट अवे 20x ले लिया। तो फिर इसका 3/20 करेंगे तो 3x सिलेक्शन है। तो फीमेल क्या होगा? फीमेल तो फिर 700 माइनस 20x होगा। बहुत सिंपल है, इससे और सिंपल क्या हो सकता है? अब इसमें 20% सिलेक्टेड है, यानी इसका तो 1/5 करना है, तो 700 का 1/5 140 हो जाएगा, 20 का 4x हो जाएगा। अब देखो, ये है मेल का सिलेक्टेड पार्ट, ये है फीमेल का सिलेक्टेड पार्ट, दोनों को ऐड करो इज इक्वल टू 125। तो बच्चों की तरह ऐड नहीं करना है, मैं डायरेक्ट ऐड कर रहा हूं, 3x माइनस 4x माइनस x हो जाएगा। ऐड मत करना, हाँ मतलब ऐड तो करोगे ही, आई मीन 3 और 4 को ऐड करके 7 मत लिख देना, वो -4x है, ये 3x है, तो -x होगा। तो 140 माइनस x इज इक्वल टू 125। तो x का वैल्यू आ रहा है यहां पे 15। तो x का वैल्यू अगर 15 है, हाउ मेनी मेल्स अपीयर्ड इन द इंटरव्यू? तो कितने अपीयर हुए थे मेल? कितने अपीयर हुए थे मेल? 20x। तो 20 इंटू 15 कितना हो जाएगा? 300। ये होगा आंसर। ठीक है, समझ में आ गया? आई होप कोई डाउट नहीं है। ये वाला रॉन्ग अप्रोच है, ऐसा देखेंगे तो हमारा फिर निकल नहीं पाएगा, इक्वेशन आ जाएगा बेकार का। ऐसे करने से सुविधा है। ओके, सो आज का क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, दैट इज रेशियो एंड प्रोपोर्शन, क्लास नंबर 6 में। थैंक यू एवरीवन।